यूक्रेन का बुरा हाल, अमेरिका की नई चाल। क्या कहता है ये गुणा भाग हम आपको बताएंगे, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को 50 दिन पूरे हो गए हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 51वां दिन है और रूसी हमले लगातार हो रहे हैं। ये हमले अभी तक बंद नहीं हुए। इस जंग में आपको बता दें कि अब तक 5 मिलियन यानी कि करीब 50 लाख से ज्यादा जो यूक्रेनियंस हैं वो देश छोड़कर अन्य देशों में शरण ले चुके हैं। वहीं लाखों आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए हैं। और इस बीच यूक्रेनी संसद ने युद्ध के दौरान विदेशियों को यूक्रेन की खुफिया एजेंसी में काम करने के लिए अनुमति दे दी है। और रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल हमले बढ़ाने की योजना बना रहा है। रूस का दरअसल कहना है ये रूसी धरती पर यूक्रेन के कथित हमले की प्रतिक्रिया है। और रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ हमले की जो शुरुआत की थी वो अभी भी जारी है। वहीं ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फिलहाल यूक्रेन की यात्रा पर जा सकते हैं, जिस पर हालांकि अभी संशय बना हुआ है। और रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराना बंद करे। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस की ओर से भेजे गए एक राजनयिक नोट की प्रति के मुताबिक रूस ने दावा किया कि अमेरिका और नाटो देशों की ओर से यूक्रेन को भेजी जा रही जो खेप है उसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसी के साथ यहां पर बीते 24 घंटे में आखिर क्या क्या हुआ है इस युद्ध के दौरान, हम आपको वो भी अपडेट बताते हैं। तो आपको बता दें बीते 24 घंटे में सबसे पहले क्या हुआ। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 51वां दिन है और ये युद्ध अभी भी लगातार चल रहा है। और इसी के साथ यहां पर आपको ये जानकारी दे दें कि यहां पर रूसी सेना की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। और इसी के साथ कीव, मारिउपोल में लगातार हमले किए जा रहे हैं। जिस तरह से हमले लगातार हो रहे हैं, काफी लोगों को नुकसान यहां पर पहुंच रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रतिबंध लगातार यहां पर अन्य पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर लगातार लग रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो भयानक रूप एक बार फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इस बीच यहाँ पर कई दौर की जो वार्ता हुई है वो भी यहाँ पर सफल साबित नहीं हुई है। अब तक करीब 55 लाख, जी हाँ 50 लाख से ज्यादा करीब बताया जा रहा है कि 55 लाख जो यूक्रेनी नागरिक हैं उन्होंने देश छोड़ दिया है। वो अन्य देशों में शरण ले चुके हैं और देश छोड़ने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, बच्चे हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर महिलाएं, बच्चे जिन्होंने देश छोड़ा, लेकिन पुरुषों को देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। आपको बता दें कि 7.1 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए, इस शहर से दूसरे शहर में पहुंच गए, लेकिन वो अन्य देशों में नहीं पहुंच पाए। और दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सैनिकों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जी हाँ, दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सैनिकों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और बीते 24 घंटे में बताया जा रहा है कि 39 रूसी सैनिक जो कि मारे गए हैं। यूक्रेनी सेना ने यहां पर कहर ढाया, पूरी रणनीति के साथ यहां पर हमला किया। और यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के 4 वाहन भी जिसको नष्ट कर दिया। यहां पर रूस ने बंदी बनाए गए 30 यूक्रेनियों को रिहा कर दिया। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि 5 के बदले 4 रिहा किए जा रहे हैं। लेकिन अब तक 30 यूक्रेनियों को रिहा किया है रूस ने, जो कि यूक्रेन के सैनिक बंदी बनाए गए थे। और रूस ने सीमा से सटे 2 गांव खाली कराए हैं, क्योंकि यूक्रेनी सेना अब लगातार आगे बढ़ रही है। जो कि अभी तक ये सामने आ रही थी बात कि रूस जो सेना है, रूस की सेना वो लगातार यूक्रेन के अंदर घुस रही है, वो अंदर आकर हमले कर रही है। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब यहाँ पर एयर स्ट्राइक के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ कि यूक्रेनी सेना जो कि रूस के 2 गांवों में यहाँ पर बड़ी चोट पहुंचाई, बड़ा हमला किया। और रूस ने सीमा से सटे उन 2 गांवों को खाली करा दिया जहां पर यूक्रेनी सैनिकों ने हमला किया था। और इस बीच यहाँ पर यह खबर आपको बता दें कि मारिउपोल पर नियंत्रण के करीब पहुंची है रूसी सेना। और कहा जा रहा है कि कभी भी किसी वक्त मारिउपोल में रूसी सेना का जो कि कब्जा हो सकता है पूर्ण रूप से। लेकिन हमले लगातार अभी भी हो रहे हैं। और चलिए इसी बीच यहां पर अपडेट के बाद आपको बताते हैं बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर रूस यूक्रेन युद्ध के 50 दिन पूरे हो गए हैं और 51वें दिन भी युद्ध जारी है। युद्ध के बीच रूसी सेना ने यहां पर बड़ा दावा किया। आपको बता दें यूक्रेनी जो सेना है वो रूस के बॉर्डर पर लगातार यहां पर गोली दाग रही है। उसी में सटे 2 गांवों को खाली करा दिया गया। और गोलीबारी में
रूसी नागरिकों में हड़कंप मचा है। 2 गांव जो कि खाली कराए गए हैं और युद्ध के बीच रूसी सेना ने यह दावा किया है कि उसने यहां पर यूक्रेन ने रूसी बॉर्डर के एक पोस्ट पर बड़ा हमला किया। और एक और बड़ा अपडेट, जहां पर जंग के बीच यहां पर कीव पहुंचेंगे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कीव का दौरा कर सकते हैं। जो बाइडेन जेलेंस्की से मुलाकात भी कर सकते हैं, ये बात निकलकर सामने आ रही है। यूक्रेन को लगातार मदद भेज रहा है अमेरिका, आर्थिक तौर पर मदद दी जा रही है और इसी के साथ यहां पर हथियार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो जंग के बीच कीव पहुंचेंगे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कीव का दौरा कर सकते हैं। एक बड़ा मैसेज यहां पर जाएगा और अगर जो बाइडेन अगर यूक्रेन का दौरा करेंगे तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि आखिर पुतिन का रिएक्शन क्या रहने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं एयर वाइस मार्शल प्रणय सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ रिटायर्ड कर्नल जे.एस. सोढ़ी साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर मैं आपसे समझना चाहूंगा प्रणय सिन्हा सर कि यहां पर जिस तरह से पूरी रणनीति बनाई जा रही है, 50 दिन पूरे युद्ध को हो चुके हैं लेकिन यूक्रेन अभी माना नहीं है। पुतिन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन इस बीच यहां पर जो अमेरिका कर रहा है, पहले नाटो देशों का दौरा करना, उसके बाद यहां पर लगातार यूक्रेन को मदद करना आर्थिक तौर पर हथियार के साथ भी, और अब इस बीच यहां पर खबर यह आ रही है कि जो बाइडेन जो कि यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं। ऐसे में क्या समझे, एक बड़ा मैसेज जाएगा, क्या पुतिन चिढ़ सकते हैं? सर पहले आपकी टिप्पणी। आ गया था कि ये काम करना है जी, तो जो चाहता था हाँ साथी, और बाइडेन ने इस मंशा को बड़े ऑफ द कफ रिमार्क कर दिया था। हाँ। उन्होंने एक बार कह दिया था कि हम पुतिन को या रशिया में रिजीम चेंज कर चाहते थे। ये संबंधित बैकग्राउंड जी, मैं उसको सही करवाता हूँ सर जी। तो इम्पोर्टेंट बात, चलिए प्रणय सिन्हा जी, मैं आपके पास इसी सवाल के साथ एक बार फिर से आऊंगा। कुछ चूंकि तकनीकी खामियों के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। मैं सोढ़ी साहब का रुख करूंगा। सोढ़ी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से युद्ध चल रहा है, ये युद्ध क्या कोई नया संकेत दे रहा है सर? अब जय हिंद संभव जी। जी संभव जी, मैंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले आपके चैनल में कहा था कि ये युद्ध 9 मई से पहले किसी हालत में खत्म होना है। हाँ। 10 अप्रैल को कुछ दिन पहले ही रूस ने अपने सेना जो इंचार्ज थे यूक्रेन लड़ाई के, उनको चेंज करके एक नए सेना के जनरल लाए जिनका नाम है जनरल अलेक्जेंडर वॉर्निकोव। जनरल अलेक्जेंडर वॉर्निकोव ने 10 अप्रैल को यूक्रेन में लड़ाई का जब पोजीशन संभाली, हाँ। तो उन्होंने ऐलान किया कि मैं किसी हालत में 9 मई से पहले ये युद्ध खत्म कर दूंगा। हाँ। 9 मई का महत्व इसलिए है संबंधी लिए क्योंकि हर साल 9 मई को रूस में एक विक्ट्री परेड या जीत का जलसा होता है। हाँ। जिसमें रूस दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के ऊपर जीत का जश्न मनाता है। हाँ। अभी परसों ही यूक्रेन की नेपट्यून मिसाइल ने एक रूसी युद्धपोत मॉस्कोवा पे हमला किया और कल वो युद्धपोत डूब गई। ये इससे रूस काफी भड़क गया और कल ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने ऐलान किया है कि रूस अभी किसी वक्त भी परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है। और यही होने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने कुछ दिन पहले आपके चैनल पे बताया था संभव जी, हाँ। कि ये लड़ाई तीन कारणों में खत्म हो सकती है। एक है कि जेलेंस्की हार मान ले, दूसरा जेलेंस्की रूस की सारी शर्तें मान ले, या फिर तीसरा रूस ऐसी कोई हरकत करेगा जो खतरनाक हरकत होगी, चाहे परमाणु बम या रासायनिक बम इस्तेमाल करेगा, जिससे यूक्रेन के पास कोई चारा नहीं होगा बजाय लड़ाई खत्म करने के। और ये जो सारे संकेत आ रहे हैं, ये सारे संकेत उसी तरफ जा रहे हैं कि अगर 9 मई से पहले ये लड़ाई खत्म नहीं हुई तो रूस कोई खतरनाक स्टेप उठाएगा, कदम उठाएगा। और हमने देखा कि आज रूस ने यूक्रेन के राजधानी कीव पे हमला और जोर से कर दिया है। हाँ। तो सारे संकेत, लड़ाई अब एक अंतिम मोड़ पे पहुंच चुकी है। जी,
और सोढ़ी साहब, जैसे कि आपने बताया कि ये लड़ाई अंतिम मोड़ में पहुंच रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इस युद्ध को चाहते कि ये खत्म हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते कि ये युद्ध खत्म हो। हम जिक्र करें अमेरिका का, जैसे अमेरिका नहीं चाहता ये युद्ध खत्म हो इतनी आसानी से। अमेरिका लगातार पुश कर रहा है और इस बीच लगातार यहाँ पर हथियार दिए जा रहे हैं, मदद दी जा रही है। इसको हम कैसे समझें? क्या युद्ध को रोकने वाली बात हो रही है सर? संभव जी, अगर हम थोड़ा इतिहास में पीछे से देखें, 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन में हमला बोला, तब से लेकर आज तक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार भी यूक्रेन को नहीं बोला कि आप लड़ाई खत्म करिए। जो बाइडेन सिर्फ रूस को कह रहा है कि आप लड़ाई खत्म करिए। इसका कारण ये है कि अमेरिका को इस लड़ाई से दो तरीके से बहुत बड़ा निजी फायदा हो रहा है। पहला कि इसके हथियार और बिक रहे हैं। दुनिया की 10 सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों में से 6 अमेरिका में स्थित हैं। तो दुनिया के किसी कोने में लड़ाई हो, झगड़ा हो, सीधा फायदा अमेरिका को होता है, क्योंकि अमेरिका के हथियार बिकते हैं। अभी कुछ हफ्ते पहले ही जर्मनी ने ऐलान किया कि वो अमेरिका से 35 फाइटर जेट प्लेन खरीदेगा। नाटो के तकरीबन हर देश ने ऐलान किया कि वो अपना रक्षा बजट को बढ़ाएंगे। दूसरा कारण ये है संभव जी कि जितनी ये लड़ाई लंबी चलती है, उतना रूस आर्थिक तरीके से कमजोर होता रहता है, क्योंकि रोज की लड़ाई में रूस का 20 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा आ रहा है। तो अमेरिका का जो एक सपना रहा है कि वो विश्व का एकमात्र सुपर पावर बन के रहे, तो उसको अपना ये सपना साकार होते हुए दिख रहा है, जितनी लंबी ये लड़ाई चलेगी रूस और यूक्रेन की। जी प्रेरणा सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले सवाल आपसे यही पूछा था, आप मुझे समझाइए, क्या अमेरिका इस युद्ध के बीच कुछ अलग ही प्लानिंग कर रहा है? अमेरिका को लग रहा है कि भाई अब उसकी जीत, जो बाइडेन साहब की साख जो कमजोर हो गई थी, जो अफगानिस्तान से भागना जब इनको पड़ा, तो इनकी पूरी साख मिल गई थी मट्टी में। अब ये सोच रहे हैं, इनको दिख रहा है कि अब सामने से हमको जीत हासिल हो जाएगी। अब उन्होंने एक चीज तो किया, पूरे बटे हुए यूरोप को एक एकत्रित कर लिया। सब अच्छा। दूसरी बड़ी बात, जैसा जनरल सोढ़ी साहब कह रहे हैं, अमेरिका माला माल हो रहा है। उसके हथियार बनाने वाले व्यापारी, कंपनी, उनको सबको पैसा मिल रहा है। तो बाइडेन साहब की जो इकोनॉमी जो नीचे गिर रही थी, वो लग रहा है कि अब वो ऊपर आ सकता है। और सबसे मजेदार बात, अब पुतिन बाइडेन साहब को ये भी लग रहा है कि अब वह एक फिर से उभर के एक विश्व के पटल पर एक यूनिपोलर वर्ल्ड के एक नेता स्थापित हो जाएंगे। तो अब उनका पूरा सपना साकार हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि यूएसए जो कल को एकदम किनारे हो गया था, आज वह बीच सेंटर में आ गया है। और जेलेंस्की की जिद और पुतिन का अहंकार, ये पूरा महानरसंहार को तो कहां ले जाएगा, वो तो आप देख रहे हैं। 51 दिन हो गए, पर अमेरिका का इसमें उभर के, विश्व के पटल पर उभर के एक नए ताकत की तरफ उनको लग रहा है कि वो आ जाएगा। हालांकि बाइडेन साहब अभी चीन की तरफ नहीं देख रहे हैं। उनको क्वाड में और इंडो पैसिफिक में क्या होने जा रहा है, इसके प्रशांत महासागर में क्या हो रहा है, हिंद महासागर में, इसकी कोई चिंता नहीं कर रहे हैं, न चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल कोई चिंता नहीं कर रहा, कोई किसी को कोई परवाह नहीं है। हम सब कुछ देख रहे हैं, आखिर कौन क्या किसका फायदा उठा रहा है। और इस बीच यहाँ पर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बड़ा अपडेट यहाँ पर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच। ये बड़ी खबर जहां पर यूक्रेन के चेर्निहिव में रूसी सैनिकों ने गोलीबारी की है और चेर्निहिव के एक गांव में रूसी सेना लगातार यहां पर मोर्टार दाग रही है। और हमले में किसी के हताहत होने की हालांकि सूचना नहीं है, लेकिन यहां पर तबाही का मंजर लगातार हम देख रहे हैं। और यूक्रेनी सेना भी लगातार पलटवार कर रही है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है यूक्रेनी सेना है रूसी सेना को। और गोलीबारी की ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बूचा और इसी के साथ में अन्य जगहों पर इस तरह की खबरें सामने आ रही, जहां पर जो सिविलियंस हैं वो भी लगातार मारे जा रहे हैं इस हमले में। और यूक्रेनी सेना भी लगातार अब पलटवार कर रही है। और इसी के साथ यहां पर बड़े अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर एक और आपको बताते हैं, जहां पर पूरे यूक्रेन में खतरे के सायरन बज रहे हैं। और इस बीच यहां पर रूसी सैनिक कीव पर अब हमले तेज करने वाले हैं, ये बात निकलकर सामने आई है। रूस ने कीव में मिसाइलें दागी हैं और खार्किव शहर में भी रात भर बमबारी हुई।
दिन हो रात हो लगातार बमबारी हो रही है। और इस बीच ये जानकारी भी आपको बता दें कि मारियोपोल में जो कि कहा जा रहा है कि करीब करीब अब नियंत्रण कर सकता है रूस के सैनिक मारियोपोल में, लेकिन अभी पूर्ण रूप से कब्जा नहीं कर पाया। मारियोपोल में कीव में लगातार हमले हो रहे हैं। और इस बीच यहां पर मैं सोढ़ी साहब आपका रुख करूंगा। सोढ़ी साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमले लगातार हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मेजर पॉइंट ये समझ में आता है कि रूस जो कि जिस तरह से हमले लगातार कर रहा है वो कहीं ना कहीं नियमों का पालन नहीं कर रहा है, नियमों की अनदेखी की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में हम देख रहे हैं कि वॉर क्राइम साफ तौर पर नजर आ रहा है रूस का। संभव जी, एक बड़ी फेमस कहावत है कि प्यार और जंग में सब जायज है। तो हाँ। ये जो रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, हाँ। इसमें सब जायज है, क्योंकि कोई भी देश होगा वो अपनी जीत चाहेगा लड़ाई में, क्योंकि हाँ। यही कहा जाता है कि लड़ाई में जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। हाँ। इसको इसने कंट्रोल में रखा है अपनी तरफ से। हाँ। क्योंकि इसे लड़ाई के पहले दिन से इसने अपना ना तो एयरफोर्स यूज किया, हाँ। और ना ही सामने अटैक हेलीकॉप्टर यूज किए। हाँ। 24 फरवरी को जब ये लड़ाई शुरू हुई तब रूस के पास 1511 फाइटर एयरक्राफ्ट थे, हाँ। और यूक्रेन के पास सिर्फ 98। लेकिन उसके बावजूद रूस ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि यूक्रेन के सिविलियंस को नुकसान पहुंचे। क्योंकि यूक्रेन की 30% आबादी जो है उसका झुकाव रूस की तरफ है और वो रूसी भाषा बोलते हैं। हाँ। लेकिन जब एक लड़ाई होती है तो कुछ असैनिक लोग जरूर मारे जाते हैं। मैं एक फौजी हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फौजी होते हुए कभी नहीं कहूंगा कि लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई में दो ही लोग सफर करते हैं, एक जो फौजी होता है और एक आम नागरिक होता है। तो आम नागरिक का जो मरना होता है वो एक कोलैटरल डैमेज होता है। हालांकि कोई भी लेकिन सोढ़ी साहब, आपने इस चीज का जिक्र किया, मैं मान गया, लेकिन आपने ये चीज नहीं इसमें इंक्लूड की। कहीं रेलवे स्टेशन में हमला करना, वहां पर सिविलियंस होते हैं, आम नागरिक होते हैं, वहां पर लोग जा रहे होते हैं, लोग वहां पर बैठे होते हैं, वहां पर हमला कर देना, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाना, जो लोग छुपे हुए हैं उस इमारत में हमला कर देना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरह से वॉर क्राइम यहां पर किया जा रहा है। जो नियम होते हैं उन नियमों को नहीं बिल्कुल फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। सर संभव जी, मेरा ये मानना है जी कि ये जो दृश्य आप देख रहे हैं और जो दिखाया जा रहा है, हाँ, रूस इसके अगेंस्ट कहता है, हाँ, कि देखिए साहब, मॉल के ऊपर आपने एंटी एयरक्राफ्ट गन लगा के रखे हुए हैं, तो हम क्या करें, हमको उसको मारना है। तो इन्होंने, और जेलेंस्की बहुत चालाक हैं, यूक्रेन बहुत चालाकी से सिविलियन एरिया को आगे करके उसके पीछे से ये वार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। और जान के अपने ही सिटीजन की जान की बाजी पर ये खेल जाते हैं। हाँ। और बहुत से और हालांकि बूचा नरसंहार पर मोदी जी ने भी बड़े साफ टिप्पणी कर दी, हाँ, कि इसकी एक निष्पक्ष ये होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए, निष्पक्ष इसके ऊपर, हाँ, जांच होनी चाहिए। हाँ। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि यूक्रेन वाले काफी, और ये नाटो के उसमें दबाव में आके, हाँ, एक ऐसा मनगढ़ंत और आपके सामने एक ऐसी तस्वीर पेश कर सकते हैं जहां लगता है कि बहुत बड़ा महानरसंहार रूस के, जैसे कि हमने से प्रणय सर, जैसा कि हमने देखा बूचा में जो नरसंहार हुआ, उसके बाद जो पुतिन की जो नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका आगे आने वाले समय में पुतिन को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी नेगेटिव इमेज बनाई गई है। और बाइडेन ने जान के पुतिन को बार बार कहा है कि वो बूचा के बूचर हैं, बूचर सब करके, हाँ, कसाई की उनकी तुलना शुरू से कर रहे हैं, हाँ, और एक इमेज बनाने जा रहे हैं। और इस इमेज से दो चीजें हो रही हैं, रूस के ऊपर जो सैंक्शंस है, जो प्रतिबंध है, वो ज्यादा कड़ा दिया जा रहा है, पूरा यूरोप एक हो रहा है, सब लोग हाहाकार कर रहे हैं, हाँ, और भारत के ऊपर भी इसका एक मॉरल दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये भी हो रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। जी सोढ़ी साहब, जैसे कि आपने कहा कि आप कह सकते हैं कि 9 मई तक ये युद्ध खत्म हो सकता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब बीच में 45वां दिन था, उस वक्त यहां पर कहीं ना कहीं पुतिन की जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ा डाउन पड़ गई थी, तभी कमांडर को चेंज करना पड़ा? उसमें समझा जा सकता है कि कमांडर को बदलना, उसके बाद नई रणनीति बनाना, कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारी चीजें पुतिन के मन में चल रही हैं, उनको लग रहा है अगर हम जीत भी रहे हैं तो जीते हुए हम हार सकते हैं।
बिल्कुल संभव जी, आपने सही कहा। जब पुतिन ने ये लड़ाई शुरू की यूक्रेन में, तब उनका अंदाजा था कि ये लड़ाई 7 से 10 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यूक्रेन ने बड़ी एक समझदारी का काम किया। देखिए, सैनिक पढ़ाई में पढ़ाया जाता है कि जब भी आप किसी देश पे हमला होने वाला हो, तो उस देश की सेना जो होती है वो बॉर्डर पे रक्षा करती है अपने देश की। लेकिन जेलेंस्की ने ये नहीं किया। जेलेंस्की ने क्या किया कि अपनी बॉर्डर पे सेना नहीं रखी, उसने हमने बड़े शहरों के अंदर सेना रखी, और उसने इन बड़े शहरों के अंदर सिविलियंस को एक ढाल बना के रखा, जिससे कि जो गति लड़ाई की रूस को मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। और दूसरा, जो यूक्रेन का आम नागरिक था, उसके अंदर देश प्रेम जागृत हुआ, और उसने हथियार लेके, छोटे मोटे हथियारों के साथ भी उसने रूस की सेना के ऊपर हमला किया। रूस की सेना के कई जवान, कई टैंक बर्बाद किए। हाँ। तो ये लड़ाई रूस के प्लानिंग के मुताबिक तो डेफिनेटली नहीं चली, और यही कारण था कि रूस को अपना यूक्रेन का थिएटर कमांडर चेंज करना पड़ा। हाँ। और 10 अप्रैल को जनरल अलेक्जेंडर वॉर्निकोव को वहां का नया थिएटर कमांडर बनाना पड़ा। हाँ। प्रणय सर, क्या लगता है कि ग्लोबल डिप्लोमेसी में यहाँ पर पुतिन को काफी ज्यादा लूज हो सकता है? एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्लोबल डिप्लोमेसी में यूएस की पलड़ा भारी हो रहा है। हाँ। और भारत के ऊपर एक दबाव पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि भारत बहुत समझबूझ के और हाँ। एक ऐसी ताकत है कि उसने साफ कर दिया, जयशंकर जी ने भी कह दिया, और आज रक्षा मंत्री राजनाथ जी जो अभी हवाई के उसमें गए हुए कमांड इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इनके पैसिफिक कमांड को देख रहे हैं, वहां पे उन्होंने साफ एक कह दिया कि देखिए साहब, हम अपना जो इंटरेस्ट है उसमें किसी और की हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे। हमारा इंटरेस्ट साफ है, हम एक बड़े न्यूट्रल कंट्री हैं और हम देख के हर बात करते हैं। और साथ साथ में एक चीज और एक इशारा हो रहा है। हाँ। और अमेरिका इनको लुभा रहा है, अपने बहुत से अस्त्र शस्त्र इनको दिखा रहा है, पर और हो सकता है कि हम लोग को ये अस्त्र शस्त्र देख, क्योंकि आज 70% जो हमारे पास हथियार हैं, जो हमारे पास रक्षा सामग्री हैं, जितने हमारे पास एसेट्स हैं, एयरक्राफ्ट हो, जहाज हो, सब के सब रशियंस हैं। तो ये हम लोग ने साफ सबको बताया है और साफ साफ कहा है कि देखिए साहब, हमारी ये हालत है, और आप लोग कोई भी मिलके, चीन को कोई नहीं बोल रहा है। चीन सबसे बड़ा हाँ, ये शुरू में जर्मनी के, आपको याद होगा, शुरू में जर्मनी के जब चीफ आए थे, नेवल चीफ, हाँ। उन्होंने साफ बताया था। पर अब जर्मनी में हालात कुछ दूसरे हो गए हैं। जर्मनी अब दूसरे दबाव में आ गया है। हालांकि अभी भी गैस वो ले रहा है, मना नहीं कर रहा है, पर हम लोग जो गैस ले रहे हैं उसकी चर्चा जान के किया जाए। तो भारत के ऊपर एक तरह से देखे जाए तो एक दबाव तो पड़ रहा है, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, चारों तरफ से जो जियो पॉलिटिक्स है हमारे ऊपर दबाव तो डाल रहा है। हाँ। पर अभी तक हम इस दबाव में आए नहीं हैं, और शायद ना आएंगे, क्योंकि हम एक तरफ इसकी बात भी करें और दूसरी तरफ हम, सबसे बड़ी बात तो आप देखिए कि पूरे देश में अन्न का संकट है, और हम भारत उभर के गेहूं और इसका निर्यात कर रहा है। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ी चीज है। तो और देश में जो सारे विश्व में जो छवि बनी है कि देखिए भाई, भारत ही एक ऐसा देश है, चाहे कोविड हो, चाहे यूएसए में जब इनको हाइड्रोक्सिन की जरूरत पड़ी थी, या जो वैक्सीन की जरूरत पड़ी थी, वैक्सीन मैत्री में हम लोग ने चारों तरफ संसार में सब जब भेजा, तो भारत एक जी। और सोढ़ी साहब आगे जी, सोढ़ी साहब, जैसे कि पुतिन की डिप्लोमेटिक टीम का हम देख रहे हैं कि उनके ही जो नागरिक हैं उन पर उल्टा असर पड़ने लगा है। शायद ये बात पुतिन को अभी समझ में नहीं आ रही है, जिस तरह की वो लगातार स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। बिल्कुल समझ जी, ये लड़ाई जितनी लंबी चल रही है उतना रूस के नागरिक पे भी दबाव पड़ रहा है, क्योंकि जो उनकी एक सामान्य जिंदगी थी वो भी चेंज होती जा रही है, वो भी बदलाव होती जा रही है। क्योंकि आज के जमाने में लोगों को नेटफ्लिक्स की आदत है, लोगों को मैकडॉनल्ड बर्गर खाने की आदत है। हाँ। तो ये सारी चीजें जब भी रूस में बंद हो रही हैं, तो आम नागरिक जो है रूस का, उस पर तो ये प्रेशर आ रहा है। और हमने देखा कुछ हफ्ते पहले ही रूस की टीवी के ऊपर एक रूस के नागरिक ने आके एक प्रोटेस्ट किया था, एंटी वॉर का एक वहां पे बैनर लगाया था, और जिसकी वजह से उसको इमीडिएटली चैनल को अपना ब्रॉडकास्ट बंद करना पड़ा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये डेफिनेटली दिखा रही हैं कि रूस के आम नागरिक पे दबाव पड़ रहा है, और जितनी ये लड़ाई लंबी खींचेगी उतना रूस और महसूस करेगा कि उसके आम नागरिक पे प्रेशर आ रहा है, और इसको ये लड़ाई अभी जल्दी खत्म करनी ही पड़ेगी किसी हालत में। जी। और प्रणय सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि रशिया पर पश्चिमी देशों की ओर से
6,000 से ज्यादा जो प्रतिबंध लगाए हैं, क्या उसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा रूस पर? मैं बहुत छोटा कमेंट सर आपका चाहूंगा। नहीं, असर तो पड़ना शुरू हो गया, जैसे कर्नल साहब कह रहे हैं, असर तो पड़ना शुरू हो गया जी। हालांकि रशिया ने बहुत पहले से ये एहतियात बरता था कि उसको सैंक्शन आने के बावजूद भी वो चलता रहेगा। और अभी भी देखिए उसका तेल जो रोज है वो आप उसको उसकी बिक रही है रोज 20 बिलियन से ज्यादा उसको रोज पैसा मिल रहा है, तो जितना खर्च कर रहा है उससे ज्यादा उसको मिल रहा है। पर यस, उसके नागरिक पर दबाव आ रहा है और जितनी लंबी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि इनके जितने धनाढ्य लोग हैं जो ओलिगार्क कहलाते हैं, उनके ऊपर, पुतिन की बेटियों के ऊपर, पुतिन के खुद की निजी संपत्ति के ऊपर जो रोक लगा दिया गया, इससे तो प्रभाव पड़ रहा है और इसकी छवि तो धूमिल हो रही है। हालांकि रूस ने बहुत प्रिपरेशन करके ये आगे बढ़ा था, पर जितनी लंबी खींचेगी उतना ही दबाव में आएगा निश्चित तौर पर। चलिए पहले सर इसके निश्चित इसको जल्दी खत्म करना होगा और ये खत्म करने के उसमें आ गए हैं। अगर इसमें समय लगता है तो निश्चित तौर पर और ज्यादा बर्बादी हो सकती है, बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है, बहुत ज्यादा दुष्परिणाम इसके देखने को मिल सकते हैं। पहले सर संबोधी एक सेकंड, एक लास्ट वर्ड कि अभी भी अगर बाइडेन साहब अगर चले गए और इनको छेड़खानी कर दी तो ये तो युद्ध पूरा का पूरा एक नया डायमेंशन ले लेगा और तब पुतिन नहीं हिचकिचाएंगे न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने में। चलिए प्रणय सर बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और सोडी साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो रूस यूक्रेन युद्ध को 50 दिन पूरे हो गए हैं, आज है 51वां दिन और रूसी हमले लगातार अभी हो रहे हैं, ये हमले बंद नहीं हुए हैं। और इस बीच यहाँ पर अगर जो बाइडेन यूक्रेन जाते हैं, यूक्रेन का दौरा करते हैं, तो निश्चित तौर पर चीजें और परिस्थिति बहुत कुछ बदल सकती है। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।